of the gas. All gas molecules are same in size and shape and rigid in nature. और थर्ड क्या था? थर्ड था gas molecules are always uniformly distributed in container. फोर्थ पॉइंट जो आज का पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ an individual molecule, volume of an individual molecule is negligible compared to total volume of the container. किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है कंटेनर के पूरे वॉल्यूम का, अगर मान लीजिए कंटेनर 10 लीटर का है तो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उस पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. मतलब वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल खुद कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा. मतलब अगर अपन बोले कि उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम कितना है तो उसका कोई वॉल्यूम नहीं है. तो वॉल्यूम ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल compared to total volume of the container. Fifth, there is no force of attraction among the molecules. molecules के बीच में कोई force of attraction नहीं होता है. जो molecules random motion में होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट, मैंने कल कहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड ड्यू टू देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट ए प्रेशर कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द गैस. ये जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. कोलिजन ऑफ गैस molecules is perfectly elastic. Elastic collision का मतलब जानते हैं? Elastic collision का मतलब there is no loss of energy before and after collision. जो एनर्जी कोलिजन से पहले थी मॉलिक्यूल्स की, कोलिजन के बाद में भी वही एनर्जी होती है. एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है. अगर एनर्जी में लॉस हो जाएगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन में हैं उनकी एनर्जी कम होती जाएगी और लास्ट में तो वो नीचे बैठ जाएंगे. मतलब गैस एक फिक्स शेप ले लेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए जो कोलिजन है वो कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक. सो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक. मतलब देयर इज नो loss of energy before and after collision, and we can apply Newton's collision of gas molecule is perfectly elastic and there is no loss of energy before and after collision, and we can apply Newton's laws of motion in this collision. और हम क्या लगा सकते हैं इस पर? न्यूटन्स के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जितनी एनर्जी उनकी कोलिजन से पहले है उतनी ही एनर्जी कोलिजन के बाद होगी. कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा. समझ रहे हैं? और वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन दिस कोलिजन. और इस कोलिजन पर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? न्यूटन के लॉज कर सकते हैं. अब कोई सर कहे कि सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी 3 जूल है बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन भी 3 जूल मिलेगी टोटल. हो सकता है इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बदल जाए,
लेकिन टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। अगर कम हो जाती तो फिर वो रैंडम मोशन करना बंद कर देंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो गैस की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइड करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ gas molecules is directly proportional to absolute temperature T, कैपिटल T। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कैपिटल T की। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वो ज़्यादा जोर से जाके ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाके वॉल से कोलाइड करेंगे और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो कई बार कई क्वेश्चन में आता है कि वेलोसिटी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी डबल करें या जो भी करें उससे टेम्परेचर जरूर चेंज होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर डिपेंड करती है। अगर कैपिटल T बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर कैपिटल T कांस्टेंट है तो फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला T, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। इन पॉइंट्स पे कोई भी MCQs बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, राइट द ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहला क्या है, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर सेम इन साइज एंड शेप, रिजिड इन नेचर। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। Due to random motion, they collide with each other and with the wall of the container and exert a pressure called as the pressure of the gas. Gas molecules are uniformly distributed in container. Volume of an individual molecule is negligible compared to total volume of the container. There is no force of attraction among the molecules. Collision of gas molecule is perfectly elastic. There is no loss of energy before and after collision, and we can apply Newton's laws of motion in this collision. Preferably second law of Newton generally हम apply करते हैं। Average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to its absolute temperature capital T। ये 7 पॉइंट्स हैं जो किसके हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं। इन 7 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट कल बताया था, गैस ऑल गैस molecules are same in size and shape, spherical होते हैं, and rigid in nature, always in constant random motion, and due to this motion they collide with each other and with the wall of the container and exert a pressure called as pressure of the gas. तीसरा, gas molecules are uniformly distributed in its container। ये पॉइंट्स हैं 7 पॉइंट्स। अगर इनमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको पूछा जाए कि राइट डाउन द ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये 7 पॉइंट लिखे जाएंगे। इन पॉइंट में से उठाकर कोई भी MCQ बन जाएगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। ये 7 पॉइंट्स आप राइट डाउन करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई भी आपको इनमें दिक्कत है तो आप पूछिए। पूछिए भाई फटाफट।
कोई डाउट है भाई किसी को? हेरी, निधि, पार्थवी, अनुष्का, रुद्रा, किसी को भी कोई डाउट है भाई? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ओके, बिल्कुल सही है। राइट डाउन, हाँ स्क्रीन पे लिख दें आप, कोई डाउट है तो भी स्क्रीन पे लिख दें। बिल्कुल। तो देयर आर 7 पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, दोबारा से एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ जाता हूँ। ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर सेम इन साइज एंड शेप, rigid in nature, always in constant random motion. Due to this random motion, they collide with each other and with the wall of the container and exert a pressure called as pressure of the gas. Gas molecules are uniformly distributed in its container. Volume of an individual molecule is negligible compared to total volume of the container. There is no force of attraction among the molecules. Collision of gas molecules is perfectly elastic. There is no loss of energy before and after collision, and we can apply Newton's laws of motion in this collision. Average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to its absolute temperature, capital T. अब अपन आगे बढ़ते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल, कौन सी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, किसी एक गैस के मॉलिक्यूल की कितनी होती है? यही मान लो, चलो आप उनका चलते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितनी होती है? 3/2 RT ये होती है। किसी गैस के 1 मोल की जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है? 3/2 RT। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आप जानते हैं, और T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये 1 मोल की है। अगर n मोल की हो तो 3/2 nRT। और एक मॉलिक्यूल की पूछे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule ऑफ ए गैस। 1 molecule का मतलब एक मोल कितनी है? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 1 मोल की इतनी एनर्जी है, तो 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स की। Na मॉलिक्यूल्स की कितनी है? 3/2 RT है। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? एक मॉलिक्यूल की होगी 3/2 इंटू R/Na इंटू T। 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स, तो Na मॉलिक्यूल्स की 3/2 RT है। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? Na से डिवाइड कर देंगे। Na इज द अवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर ये नया कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है। तो इसे बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट K, 3/2 KT। तो R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Na क्या है? अवोगाड्रोस नंबर। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो R/Na इज कॉल्ड एज K। K इट्स बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 8.314। किसकी होती है? किसकी होती है? R की। Na कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ऑलमोस्ट आएगा 1.38 इंटू 10⁻23। ये K की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। तो ये एक मॉलिक्यूल की है। और एवरेज को ऐसे दिखा दिया, तो ऊपर बार लगा देते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल की कितनी हो जाएगी? 3/2 nRT। तो ध्यान रखिएगा, एक मोल की 3/2 RT, n मोल की 3/2 nRT, और एक मॉलिक्यूल की 3/2 KT। तो सब में बाकी सब कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है।
यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के। तो ध्यान रखना 1 मोल का मतलब कितना होता है? Na मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर जितने। Na इज द अवोगाड्रो नंबर। तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 3/2 R/NaT। तो कई बार ये लिखा होता है, कई बार ये लिखा होता है, तो सेम ही है। K इक्वल्स टू क्या होता है? R/Na। K इज कॉल्ड बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये आती है। ये एक मॉलिक्यूल की है, ये एक मोल की है और ये n मोल की है, लेकिन बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T। ये कौन सी एनर्जी है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन कौन सी? ट्रांसलेशनल। काइनेटिक एनर्जी कई तरह की होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सी ले रहा हूं मैं? ट्रांसलेशनल ले रहा हूं। तो ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना होता है? 3/2 RT। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। 1 मॉलिक्यूल का मतलब, अरे 1 मोल का मतलब कितना होता है? यहाँ देखो 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो Na से डिवाइड करो। Na इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। Na क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर। आप जानते ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो नया कांस्टेंट आएगा। तो K इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो 3/2 RT, 3/2 nRT और 3/2 KT, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। ये एक मोल की, ये n मोल की और ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की। एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक मोल में तो Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल की इतनी। बोलो आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? तीन ही फॉर्मूले याद रखने हैं। एक मोल की 3/2 RT, n मोल की 3/2 nRT और एक मॉलिक्यूल की 3/2 KT। R गैस कांस्टेंट, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है। K की वैल्यू होती है R/Na। तो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ भी चेंज कर लो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो आप लिखेंगे कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज kinetic energy only depends on capital T. If T is constant, then average kinetic energy is also constant. ये नॉट लगा है, ये नॉट। Average translational kinetic energy only depends on absolute temperature T. If T is constant, average translational, ये translational ये ऊपर ऐसे लगा दिया, मतलब average is also constant. Average का मतलब कि मान लो एक मॉलिक्यूल की 5 जूल है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, ऐसे। तो 5 + 2 + 3 10 डिवाइडेड बाई 3, ये एक की एवरेज निकल गई। एवरेज आता है ना, एवरेज निकालना आता है ना। जैसे किसी के 10 नंबर है, किसी के 20, एक मान लो जो 10 मार्क्स आए, किसी के 20 आए, किसी के 30 आए, तो एवरेज क्या हुआ? 10 + 20 + 30, ये कितने के मिलकर आए? 3 के। तो डिवाइडेड बाई 3, दैट इज मीनिंग ऑफ एवरेज। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ऑफ 1 मोल
V/2RT for n mole, V/2 nRT, and for one molecule 3/2 kT. ये और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, डिटेल में बता चुका हूँ कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट। हाँ बेटा, दोबारा बोलना बेटा, क्या कह रहा है? मैथ्स के आई है क्या? तो 5 मिनट सर को लिख दो कि हम केमिस्ट्री में हैं, 5 मिनट 10 मिनट में आते हैं हम। सर को ऐसा लिख दो कि 10 मिनट में आते हैं। मैं बस ये पॉइंट पूरा कर देता हूँ। नाउ एक दो फॉर्मूले हो रहे, फिर आप चले जाना। PV इक्वल्स टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। चलो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्या क्या होता है। 3 तरह की स्पीड होती है, U एवरेज, URMS और UMPS। ये 3 तरह की स्पीड है। कोई कहे सर U एवरेज क्या है? U एवरेज है N1 मॉलिक्यूल्स U1 स्पीड से जा रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल U2 स्पीड से जा रहे हैं, N3 मॉलिक्यूल U3 स्पीड से जा रहे हैं, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। इसको हम बोलते हैं U एवरेज। मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, 30 मॉलिक्यूल्स है 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। तो हम इनको U1 N1 प्लस U2 N2 प्लस U3 N3 करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? U एवरेज आ जाएगा। U एवरेज होता है अंडर द रूट 8RT बाई पाई है। ये याद रखना है, अंडर रूट 8RT बाई पाई है। URMS क्या होता है? U1 स्क्वायर N1 प्लस U2 स्क्वायर N2 U3 स्क्वायर N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये तो हो गया स्क्वायर स्पीड का मीन स्क्वायर स्पीड, और इसका रूट ले लो तो इसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब स्क्वायर स्पीड का मीन एवरेज और उसका अंडर रूट, इसे बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये कितनी होती है? अंडर रूट 3RT बाई m। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मान लीजिए एक मॉलिक्यूल 2 मीटर से जा रहा है, दूसरा 3 से जा रहा है, तीसरा 2 से जा रहा है, फोर्थ 5 से जा रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स 2 से जा रहा है, 7 मॉलिक्यूल्स 2 से जा रहा है, 8 मॉलिक्यूल्स 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 9th 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस स्पीड से जा रहे हैं? तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से जा रहे हैं? 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी एमपीएस क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को प्रोसेस करते हैं वो यूएमपीएस है। तो मान लीजिए कंटेनर डिफरेंट स्पीड के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से जा रहे हों उस स्पीड को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और वो क्या होती है? अंडर रूट 2RT बाई n। अंडर रूट 2RT बाई n। तो ये यू एवरेज, ये URMS और ये UMPS 3 तरह की स्पीड होती है। कौन कौन सी? एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड
एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मीन स्पीड या यू एवरेज का मतलब u1 n1 प्लस u2 n2। मीन स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर स्पीड का मीन लिया और फिर अंडर रूट ले लिया, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस स्पीड को प्रोसेस करते हैं उसे बोलते हैं यूएमपीएस। तो सबसे बड़ी होती है, अगर इन तीनों का रेशियो देखें, यू आरएमएस, यू एवरेज और यू एमपीएस का, तो RT बाई एम तो कॉमन है, ये आएगा अंडर रूट 3, ये आएगा रूट 8/पाई और ये आएगा रूट 2। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? यू आरएमएस, फिर यू एवरेज, फिर यू एमपीएस। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये और ये। वही आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर, एम क्या है? मोलर मास। लेकिन ग्राम में होता है, इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना तो केजी में आ जाएगा। केजी में आ जाएगा तो आर की वैल्यू 8.314 रखेंगे। इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं छोड़ता हूँ आपको। आपकी मैथ्स की क्लास है ना, कोई बात नहीं, कल थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, मतलब अब आपकी क्लास होगी और कल फ्राइडे को ज़्यादा ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं दोबारा से एक बार कल की क्लास में, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, इसको दोबारा से मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। तीन तरह की स्पीड होती है, यू एवरेज, यू आरएमएस और यू एमपीएस। यू एवरेज का फॉर्मूला मैंने लिखा √8RT/m, यू आरएमएस √3RT/m और यू एमपीएस √2RT/m। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस स्पीड को प्रोसेस करते हैं वो यू एमपीएस होती है। इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते हैं इसे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसे क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। मीन रूट स्क्वायर स्पीड के मीन का रूट। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो तीन तरह की स्पीड है, वापस लिख लो, यू आरएमएस √3RT/m, यू एवरेज, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, √8RT/m और यू एमपीएस √2RT/m। और ये भी याद रखते हैं आप, PV इक्वल्स टू क्या होता है? PM इक्वल्स टू DRT। PV इक्वल्स टू NRT निकाला था ना, PM इक्वल्स टू DRT। तो RT/m की जगह क्या लिख सकते हो? RT/m की जगह P/D, प्रेशर बाई डेंसिटी। तो यहाँ RT/m की जगह क्या लिख सकते हो? √3P/D। यहाँ भी क्या लिख सकते हो? √8RT/m P/D। और यहाँ भी क्या लिख सकते हो? 2P/D। एक ही बात है। तो PM इक्वल्स टू DRT होता है, तो RT/m को हम क्या लिख सकते हैं? P/D। P प्रेशर है, D डेंसिटी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यू आरएमएस ग्रेटर देन यू एवरेज ग्रेटर देन यू एमपीएस। ये ऐसा होता है, अगर रेशियो देखें ना, तो ये इसका 1.22 टाइम है और ये एमपीएस का 1.13 टाइम है।
URMS 1.22, UAVerage 1.13 and 1:1, ये रेशियो है। कैसे क्या रेशियो है? √3 रेशियो √8.5 रेशियो √2। तो √2 से सबको डिवाइड करेंगे तो यार आइडियल केस का ये पूरा आइडियल केस का है। एनसीईआरटी में ये सब मिसिंग है, पर इस सबसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, नीट में भी, JEE में भी, इसलिए आपको करना जरूरी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आइडियल केस तक का। फिर अपन को पढ़ना होगा रियल केस। ये पूरा क्या हो गया? आइडियल केस तक का है। आप रिवाइज कर लीजिएगा 1-2 दिन में, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगा, वो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप ट्राई करना। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना। ये आरएमएस स्पीड होती है, यू एवरेज स्पीड होती है, ये एमपीएस होती है। स्पीड 3 तरह की होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इनमें सबसे बड़ी आरएमएस, फिर यू एवरेज, फिर यू एमपीएस। ये रेशियो होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये रेशियो होता है। वैल्यू √3 RT/m, √8 RT/m एंड √2 RT/m। तो √RT/m सब में कॉमन है, अगर रेशियो लेंगे फिर √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। कोई डाउट है भाई? अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट है क्या? अरे अभी तक जो चल रहा है उसमें कोई डाउट है?